वो नीली वाली प्लेट में जो सालन निकालूंगी वो मुसाफर का होगा। बुढ़िया की आवाज भी खुद ब खुद मदम सी हो गई। ठीक है, मैं उठाता हूँ इसे, बूढ़ा अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला। जैसे बूढ़े ने इस अजनबी मुसाफिर को उठाने की गरज से रुई के गोदाम की जानब कदम बढ़ाया, झोंपड़ी के बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर बूढ़े के उठते हुए कदम रुक गए। रज्जो जो सालन में चमचा चला रही थी, इसका हाथ भी रुक गया। वो तीनों एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखने लगे। इस वक्त कौन आ गया? बूढ़ा बड़बड़ाया, मगर इसके सवाल का किसी के पास जवाब न था। वो सब खौफसदा नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। इसी वक्त दरवाजा फिर खटखटाया गया। आ रहा हूं भाई, बूढ़े ने कहा और दरवाजे की सिमत बढ़ा। बुढ़िया भी इसके पीछे दरवाजे की जानब चली। बूढ़े ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो इसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, क्योंकि बाहर एक पुलिस वाला वर्दी पहने खड़ा था। इसके एक हाथ में डंडा था जिससे इसने दरवाजा खटखटाया था। संतरी बादशाह, खैरियत तो है ना? बूढ़े की आवाज लर्ज गई। हाँ खैरियत है। कोई शहरी मुसाफिर तो तुम्हारे घर नहीं आया? पुलिस वाले ने अपना डंडा अपनी हथेली पर हल्के हल्के मारते हुए पूछा। शहरी मुसाफिर? बूढ़े की सांस इसके अपने हलक में फंस गई। हाँ शहरी मुसाफिर। अतला मिली है कि एक मुसाफिर गांव की जानब आया है। यही मालूम कर रहा हूँ कि वो किस घर में ठहरा है। सिपाही ने वजाहत की। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया। बूढ़े के जवाब देने से पहले ही बुढ़िया बोल पड़ी। अच्छा, शायद वो अगले गांव की जानब चला गया है, वहां जाकर मालूम करता हूँ। सिपाही ने जवाब दिया और वापसी के लिए पलट गया। संतरी बादशाह, खैरियत तो है ना? क्या वो शहरी मुसाफिर कोई मुजरम है? बूढ़े ने वापस जाते सिपाही से पूछा। नहीं नहीं, बस ऐसे ही मालूमात कर रहा हूँ, सिपाही ने जवाब दिया और तेज कदमों से वापसी के लिए चल दिया और कुछ ही देर में बाहर के अंधेरों में गुम हो गया। सिपाही के जाने के बाद बूढ़ा और बुढ़िया झोंपड़ी का दरवाजा बंद करके पलटे तो दक से रह गए, क्योंकि शहरी मुसाफिर इनके पीछे ही खड़ा था। कौन था? किसका पूछ रहा था? इस अजनबी ने इनसे पूछा। कुछ नहीं, ऐसे ही गांव का एक शख्स था। बूढ़ा हकलाया। किसके बारे में पूछ रहा था? किसी के बारे में नहीं, मैंने सुना वो किसी के बारे में आप लोगों से पूछ रहा था। किसी के बारे में नहीं पूछ रहा था। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? आओ जल्दी से खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। बुढ़िया ने जल्दी जल्दी जुमले अदा किए। अच्छा, खाना पक गया? नौजवान होंठों पर जुबान फेरता हुआ बोला। हाँ हाँ पक गया। अरे रज्जो, चल जल्दी से खाना निकाल। बुढ़िया ये कहते हुए रज्जो की जानब बढ़ी, जो चूल्हे के पास बैठी खाना निकालने की तैयारी कर रही थी। आओ बेटा आओ। बूढ़ा नौजवान को अपने साथ लेकर इस जानब बढ़ा जहाँ रज्जो खाना निकाल रही थी। लो बेटा, इस पर बैठो। बूढ़े ने एक पीढ़ी नौजवान की जानब कसकसाई और खुद दूसरी पीढ़ी पर बैठ गया। नौजवान भी बूढ़े की दी हुई पीढ़ी पर बैठ गया और रज्जो को देखने लगा। ये लो बेटा। बुढ़िया ने नीले रंग की प्लेट में सालन निकालकर नौजवान की जानब बढ़ाया। नौजवान ने बुढ़िया के हाथ से प्लेट ली और फिर हाथ बढ़ाकर बूढ़े के सामने रख दी। बाबा, आप बड़े हैं, पहले आप शुरू करें। नहीं बेटा, ये सालन आपके लिए निकाला है, आप लें। बूढ़ा एकदम बुखला गया। अम्मा और सालन निकाल रही है, मैं वो ले लेता हूँ। आप बुजुर्ग हैं, आप ये ले लीजिए। नौजवान असरार करने लगा तो बूढ़े के साथ बुढ़िया भी घबरा गई। अब बूढ़े से कोई अल्फाज बन नहीं पा रहे थे। वो बुखलाई हुई नजरों से बुढ़िया और रज्जो की तरफ देखने लगा। चलिए आप दोनों ये ना खाएं बल्कि मुझे दे दें। रज्जो ने आगे बढ़कर नौजवान के हाथ से प्लेट ले ली और कुछ फासले पर रखी पीढ़ी पर बैठ गई। फिर अपनी माँ के करीब आई और चिंगेर में से रोटी निकालकर वापस अपनी जगह पर बैठ गई। बुढ़िया रज्जो को बुखलाई हुई नजरों से देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो अम्मा? खाना दो सबको। रज्जो माँ को इस तरह अपनी जानब देखता हुआ पाकर बोल उठी तो बुढ़िया ने हाँ कहकर दूसरी प्लेटों में सालन निकालने लगी। नौजवान और बूढ़े को खाना देते हुए बुढ़िया ने रज्जो की जानब देखा, जो नहायत रगबत के साथ रोटी को सालन में डुबोकर मजे ले लेकर खा रही थी। बुढ़िया और बूढ़ा रज्जो को इस तरह खाना खाते देखकर परेशान होके, वाह अम्मा, खाना तो बहुत मजेदार बना है। नौजवान ने खाना खाते खाते बुढ़िया से कहा तो इसने सर हिला दिया। क्या बात है, आप दोनों खाना नहीं खा रहे? नौजवान ने बूढ़े बुढ़िया को हाथ रोके देखा तो पूछा, हम लोग कम ही खाते हैं, अब बुढ़ापे में ज्यादा नहीं खाया जाता। बुढ़िया ने उज़र पेश किया तो नौजवान ने सर हिला दिया।
तो खामोशी से खाना खाने लगा। वह मजा आ गया। इतने दिन बाद मजेदार खाना मिला है। नौजवान खाना खत्म करने के बाद उठता हुआ बोला, बेटा चाय वगैरह की जरूरत हो तो बता देना। नौजवान के खाना खत्म करने के बाद बुढ़िया ने पूछा, नहीं अम्मा, मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है, बस मैं अब आराम करूंगा, सुबह बहुत से काम है। नौजवान गिलास से पानी पीने के बाद कहने लगा। फिर वो अपनी जगह से उठा और वापस अपने कमरे में चला गया। जैसे ही नौजवान दूसरे कमरे में गया, बूढ़ा और बुढ़िया अपनी जगह से उठे और रज्जो के पास आए, जो अभी भी मजे से खाना खा रही थी। रज्जो, तू ये क्या कर रही है? प्लेट में तो बुढ़िया कहते कहते रुक गई। इतनी बेवकूफ नहीं हूँ मैं, जहर वाली सालन की प्लेट ये रही। रज्जो ने अपनी पीढ़ी के नीचे से एक प्लेट निकाली जो सालन से भरी हुई थी। शुक्र है, वरना मैं समझी। बुढ़िया कहते कहते फिर रुक गई। हाँ, तू ये समझी ना कि मैंने जहर वाला सालन खा लिया, रज्जो बोली। मगर बुढ़िया ने रज्जो की बात का जवाब नहीं दिया। अब क्या करें, ये जहर वाली तरकीब तो फेल हो गई। बूढ़ा परेशानी के आलम में बोला, अब हमें पहले वाली तरकीब पर अमल करना पड़ेगा। इस मुसाफिर के सोने का इंतजार करना पड़ेगा। फिर द्रांति से रज्जो ने गले पर उंगली फेरते हुए इशारा किया। इस सालन का क्या करें? बुढ़िया ने प्लेट को हाथ में उठाते हुए कहा, इस सालन को मैं बाहर फेंक आता हूँ, ऐसा ना हो कि गलती से हम में से कोई इसे खा ले। बूढ़े ने बुढ़िया के हाथ से सालन की प्लेट ली और झोंपड़ी से बाहर की जानब चल दिया। चलो अम्मा, खाने के बर्तन समेट लेते हैं। रज्जो ने बूढ़े के जाने के बाद बुढ़िया से कहा और खाने के बर्तन समेटने लगी। बुढ़िया भी खामोशी के साथ सफाई में लग गई। आधी रात बीत चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। कभी कभी किसी गीदड़ की आवाज इस सन्नाटे को चीरती हुई इनके कानों से टकराती। वो तीनों अपनी अपनी जगह पर आंखें बंद किए हुए लेटे थे, मगर नींद इनकी आंखों से कोसों दूर थी। जब रात का दूसरा पहर भी गुजर गया तो रज्जो आस्था से अपनी जगह से उठी और अजनबी के कमरे के दरवाजे के पास जाकर रुक गई और दरवाजे की ओर से अंदर झांकने लगी। अंदर अजनबी नौजवान चारपाई पर लेटा गहरी नींद सो रहा था। ये देखकर रज्जो वापिस आई और इसने बूढ़े और बुढ़िया को हिलाकर उठाया। वो गहरी नींद सो रहा है। रज्जो बोली तो बूढ़ा उठकर बैठ गया। फिर खड़ा हुआ और इसने घास की गठरी में फंसी हुई द्रांति निकाली और इसकी दहाड़ पर उंगली फेरकर दहाड़ चेक करने लगा। दहाड़ एकदम तेज थी। बुढ़िया भी उठकर खड़ी हो गई। फिर वो तीनों इस अजनबी नौजवान की चारपाई के पास पहुंचे। वो दबे कदमों चल रहे थे। फिर बूढ़े ने इशारा करके बुढ़िया को इस नौजवान के पैर और रज्जो को इसके हाथ पकड़ने का कहा और खुद इसने आगे बढ़कर नौजवान के मुंह पर हाथ रख दिया। इन तीनों के हाथ, पैर और मुंह पकड़ने की वजह से इस नौजवान की आंख खुल गई। पहले तो वो नौजवान हैरान हुआ, मगर फिर बूढ़े के दूसरे हाथ में द्रांति देखकर नौजवान सारी बात समझ गया। वो जोर लगाकर अपनी टांगे और हाथ छुड़ाना चाहता था, मगर बुढ़िया और रज्जो की गिरफ्त मजबूत थी। वो नौजवान इस बूढ़े से कुछ कहना चाहता था, मगर बूढ़े के मजबूत हाथ ने इसका मुंह सख्ती के साथ बंद कर रखा था। नौजवान मछली की तरह तड़पकर इनकी गिरफ्त से निकलना चाहता था, मगर नाकाम रहा। इसी वक्त बूढ़े का द्रांति वाला हाथ ऊपर उठा और तेजी के साथ नीचे आया। बूढ़े ने नौजवान के गले पर द्रांति फेर दी। द्रांति के गले पर फिरते ही नौजवान के गले से खून उबल पड़ा और वो तड़पने लगा, मगर इन तीनों ने सख्ती के साथ इसे पकड़ रखा था, लिहाजा वो ज्यादा तड़प भी न सका और फौरन ही इसने दम तोड़ दिया। जब बूढ़े को यकीन हो गया कि नौजवान मर चुका है तो इसने नौजवान के मुंह पर से हाथ हटा दिया। रज्जो और बुढ़िया ने भी नौजवान के हाथ और पैर छोड़ दिए। नौजवान मर चुका था। नौजवान के मरते ही वो तीनों इसकी चारपाई के पास से हटकर दीवार के साथ खड़े हो गए। अब इस लाश का क्या करे? अभी सुबह होने से पहले ही मैं इसे नदी में फेंक दूंगा, मगर नदी तक लाश लेकर कैसे जाओगे? बुढ़िया ने फिर सवाल किया। कंधे पर उठाकर बूढ़े ने जवाब दिया, मगर इस तरह तो इसकी कटी गर्दन से खून गिरता चला जाएगा। हाँ, ये तो है। बूढ़ा सोचने लगा, अगर लाश को बोरी में डालकर ले जाया जाए तो खून जमीन पर नहीं गिरेगा। रज्जो ने मशवरा दिया, तुम ठीक कहती हो, घर में कोई बोरी है? बूढ़े ने रज्जो की बात सुनकर कहा, नहीं, घर में तो कोई बोरी नहीं है। मैं अभी मुराजदीन के घर जाता हूँ। इसकी परचून की दुकान है, इसके पास बोरियां होंगी। और अगर मुराजदीन ने पूछा कि बोरी क्यों चाहिए तो क्या जवाब दोगे? कह दूंगा कुछ फालतू सामान रखा है।
बूढ़े ने जवाब दिया, मुराजदीन इतनी रात को जाग रहा होगा। रज्जो ने सवाल किया, इससे नींद ना आने की बीमारी है। वो अक्सर घर के बाहर चबूतरे पर रात भर बैठा रहता है। बूढ़े ने जवाब दिया और फिर अपने कंधे पर एक मैला सा कपड़ा डालकर हाथ में डंडा थामकर झोंपड़ी से निकल गया। साथ ही रात को रास्ता देखने के लिए इसने लालटेन भी ले ली थी। बूढ़ा तेज कदमों के साथ मुराजदीन के घर की जानब चला जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे इसके पैरों में बिजलियां बर गई हों। वो तेज तेज कदमों से मुराजदीन के मकान के पास पहुंचा तो इसने देखा कि इसका अंदाजा बिल्कुल सही था। मुराजदीन अपने मकान के सामने बने चबूतरे पर चद्दर ओढ़े बैठा हुक्के के कश लगा रहा था। बूढ़ा तेज कदमों के साथ मुराजदीन के करीब पहुंचा। अरे रहमू कहाँ भागा चला जा रहा है? मुराजदीन ने बूढ़े को देखकर पूछा। तेरे ही पास आ रहा था। बूढ़े ने जवाब दिया, हाँ खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है, मुझे एक खाली बोरी चाहिए थी। बूढ़े ने सवाल किया, मगर वो क्यों? वो घर की सफाई की है ना, इसलिए कुछ फालतू सामान बोरी में भरकर रखना है। बूढ़े ने पहले से सोचा हुआ जवाब इसे दिया तो मुराजदीन हुक्का छोड़कर उठ खड़ा हुआ और घर के अंदर घुस गया और कुछ ही देर में एक खाली बोरी हाथ में लिए घर से बाहर आया। ये लो रहमू बाबा, और सुनाओ घर में हाल चाल कैसा है? मुराजदीन बोरी बूढ़े को देता हुआ बोला। ठीक है, बूढ़े ने जवाब दिया। ठीक है, यहाँ सब खुश है। मुराजदीन हंसते हुए बोला। खुश का नाम सुनकर बूढ़े का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाँ भाई, इतना माल जो हाथ आ गया तो फिर सब खुश नहीं होंगे? मुराजदीन की मुस्कुराहट बूढ़े को बड़ी पुर असरार लगी। माल? कौन सा माल? बूढ़े का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब मुझसे नाच पाओ, सबसे पहले तो मुझे ही पता चला था। मुराजदीन बोला। क्या पता चला था तुम्हें? बूढ़े का दिल बैठा जा रहा था। तुम्हारा बेटा साबिर वापस गांव आ गया है। मुराजदीन ने कहा तो बूढ़ा उछल पड़ा। साबिर मेरा बेटा वापस आ गया? लेकिन कहाँ है मेरा बेटा? खुशी से बूढ़े की आवाज लरस गई। अरे भाई, बस से उतरकर गांव आ रहा था तो मुझे रास्ते में मिला। मैं तो पहचान भी न सका। आखिर को 10 साल हो गए इसे शहर गए हुए। अब तो कड़ियल नौजवान हो गया है। इसने मुझे खुद से सलाम किया और अपने बारे में बताया था। मुराजदीन ने इसे तफसील बताई। फिर साबिर कहाँ गया? बूढ़े का दिल बेकरार हो गया। 10 साल से बिछड़े बेटे का सुनकर इसका दिल फिर से जवान हो गया था। वो तो कह रहा था कि वो सीधा घर ही जा रहा है। नीली पैंट और लाल चेक वाली कमीज पहन रखी थी इसने और हाथ में एक ब्रीफ केस भी था। मुराजदीन सोचते हुए बोला तो बूढ़ा दक से रह गया। साबिर, साबिर मेरा बेटा साबिर। अचानक बूढ़ा वापसी के लिए पलटा और चीखता हुआ घर की जानब भागा। लो, बोरी तो यही छोड़ गया। बेटे के आने की खुशी में बूढ़ा पागल हो गया है। मुराजदीन हंसते हुए बड़बड़ाया और जमीन पर गिरी बोरी उठाकर दोबारा अपने घर के अंदर चला गया। बूढ़ा तेज कदमों से अपनी झोंपड़ी की जानब जा रहा था। जितनी तेजी से इसके कदम उठ रहे थे, इससे ज्यादा तेजी के साथ इसकी आंखों से आंसू जारी थे। बरसों बाद वापस आने वाले अपने बेटे को वो ना पहचान सका और इससे आगे की सोच इसे खून के आंसू रोने पर मजबूर कर रही थी। वो अपनी झोंपड़ी के सामने पहुंचा और झोंपड़ी का दरवाजा जोर से खोलकर डगमगाते कदमों के साथ इस कमरे में पहुंचा जहां दीवार से टेक लगाए इसकी बीवी बैठी थी और इसकी बेटी रज्जो, जो अजनबी मुसाफिर का ब्रीफ केस खोले इसमें मौजूद नोटों को घूर रही थी। इसने एक नजर अपनी बीवी और बेटी पर डाली और फिर इसकी नजर अपने बेटे अपने साबर की लाश पर पड़ी तो इसके मुंह से एक दिल खराश चीख निकली और वो अपने बेटे की लाश के कदमों में बैठ गया और अपना सर इसके कदमों पर रखकर जोरों कतार रोने लगा। क्या हुआ, क्या हुआ? बुढ़िया घबरा गई। रज्जो भी हैरत से अपने बाप को देख रही थी। ये अपना साबर है, हमारे लिए शहर से ये सारे पैसे कमा कर लाया था। बूढ़े ने रोते हुए अपना जुमला मुकम्मल किया। बूढ़े की बात सुनकर बुढ़िया की सांसें इसके अपने हलक में घुट गई। इसके मुंह से एक चीख निकली, साबर मेरा साबर। बुढ़िया के मुंह से निकलने वाली चीख बड़ी दिलखराश थी। इसकी चीख सुनकर बकत का कलेजा भी फट पड़ा। बुढ़िया अपने बेटे की लाश की जानब बढ़ी और मेरा साबर कहकर अपने बेटे की लाश पर गिर पड़ी और साथ ही इसकी आंखें बेनूर हो गई। वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी। वो अपने बेटे से माफी मांगने इसके पास चली गई। रज्जो ने जो अपनी माँ को इस तरह चीखते देखा तो वो भी चीखते हुए अपनी माँ के करीब पहुंची और अपनी माँ को सीधा किया।
मगर इसकी माँ मर चुकी थी। इसकी खुली हुई आंखें बेनूर हो चुकी थी। अपनी माँ के मरने का एहसास होते ही रज्जो के मुंह से एक दुख भरी आह निकली। एहसास होते ही रज्जो के मुंह से एक दुख भरी आह निकली और इसने पहले अपनी माँ की लाश को देखा, फिर अपने भाई की लाश को देखा और फिर इसने इस ब्रीफ केस की जानब देखा जिसमें रखी रकम की लालच में इन तीनों ने अपने घर के रखवाले, अपने बेटे, अपने भाई को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया था। ब्रीफ केस के साथ ही वह खून आलूदा दरांती भी पड़ी थी जिससे इन्होंने साबर का गला काटा था। इस दरांती पर अभी तक साबर का खून लगा हुआ था। रज्जो दीवानों की तरह दरांती की जानब बढ़ी और इसने झुककर दरांती उठा ली और फिर चारपाई के पास आई। इसने एक नजर अपने बाप को देखा जो अपने बेटे के कदमों पर सर रखे रोए जा रहा था। फिर इसने अपनी माँ की बेनूर आंखों में देखा और फिर अपने भाई साबर की कटी हुई गर्दन को देखा जहां से अभी तक खून निकल निकल कर जमीन को सुरख कर रहा था। ये सब देखकर रज्जो ने दीवानगी के आलम में एक चीख मारी। फिर इसका दायां हाथ ऊपर उठा जिस हाथ में इसने दरांती पकड़ी हुई थी। फिर वो हाथ तेजी के साथ नीचे आया और इस हाथ में पकड़ी दरांती ने एक ही झटके में रज्जो की आधी से ज्यादा गर्दन काट दी। रज्जो की गर्दन से भी खून उबल पड़ा और साबर के खून के साथ मिलकर जमीन को सुरख करने लगा। रज्जो तो लड़खड़ाकर अपनी माँ के बराबर में साबर की लाश पर गिर पड़ी और इसकी आंखें भी बेनूर हो गई। रज्जो की चीख सुनकर बूढ़े ने अपना सर ऊपर किया और रज्जो और अपनी बीवी की लाशें देखकर इसका रोना तेज हो गया। कुछ देर वो रोता रहा, फिर वो खड़ा हुआ और लड़खड़ाते कदमों के साथ दीवार की जानब बढ़ा जहां चिराग जल रहा था जिसकी रोशनी कमरे में फैली हुई थी। बूढ़े ने दीवार पर रखे चिराग को अपने हाथ से उठाया और फिर इसकी बत्ती ऊंची की जिससे चिराग की लो तेज हो गई। बूढ़े ने एक नजर अपनी बीवी, बेटे और बेटी की लाशों की जानब देखा और फिर चिराग को रुई के ढेर पर फेंक दिया। जलता हुआ चिराग जैसे ही रुई के ढेर पर गिरा, रुई ने फौरन आग पकड़ ली और आन की आन में पूरी झोंपड़ी आग की लपेट में आ गई। सवेरे गांव वालों ने देखा कि बूढ़े रहमू की झोंपड़ी जलकर खाक हो चुकी है और इसके सारे घर वाले भी झोंपड़ी में जलने वाली आग में जलकर हलाक हो चुके हैं। लेकिन गांव वालों के लिए झोंपड़ी से निकलने वाली चौथी लाश मामा थी जो किसी नौजवान लड़के की मालूम होती थी। मुराजदीन सब गांव वालों को बता रहा था कि बरसों बाद बूढ़े रहमू का नौजवान बेटा साबिर वापस अपने घर आया था और चौथी लाश इसी की है। एक लालच ने पूरे का पूरा घर तबाह कर दिया। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।